नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल। साथियों, आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग जी मौजूद हैं। सागर में कई ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो आगे आने वाले सालों में भी और गरमाएंगे। तो आज हमारे साथ इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो एक बेसिक परिचय आपका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शोध छात्र रहे आप। उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र संदीप से लेके आज डॉक्टर संदीप सबलोग प्रदेश प्रवक्ता बन चुके हैं। कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, पढ़ने लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही रहा। पृष्ठभूमि हमारी शिक्षित परिवार है हमारा, और पढ़ने का शौक़ रहा। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से रही। उसके बाद मुझे लगा कुछ अलग नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और मैंने इस नाते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की। और उसके बाद इसी विषय में मैंने उसी समय, चूँकि पंचायती राज एक नया प्रादुर्भाव हुआ था हमारे भारत में 1994 जी, तो उसी दौरान मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विषय के साथ पीएचडी अपनी प्रारंभ की, जो 2000 में अवार्ड हुई। तो सर, आप हैं कहाँ से वैसे? सागर से हूँ। यही जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है। यही कर्मभूमि रहेगी? बिल्कुल। आगे खुद को विधायक के पद पर देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, आदमी निश्चित रूप से कुछ महत्वाकांक्षाएं लेकर अपना काम शुरू करता है, लेकिन मैंने अपने काम को जनता की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा को समर्पित किया है। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। चूँकि राजनीतिक दल से एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ और वहाँ से जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। यदि भविष्य में ऐसा पार्टी कहीं जिम्मेदारी सौंपेगी या इस योग्य समझेगी, तो उसमें भी मुझे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जनता चाहेगी तो मैं उनका प्रतिनिधित्व करने को भी तैयार रहूँगा। तो सर, एक जो इशू हमारे सागर शहर में सबसे पहले से काफ़ी वर्षों से पनपता हुआ आया है, और मुझे लगता है इस बार के बाद भी यह पनप के फिर से वापस आएगा, जैसे कि तालाब सफाई का मुद्दा। तालाब सफाई एक सागर मंथन की तरह है। एक ऐसा है कि पता नहीं ये कब पूरा होगा। हर तरह के राजनेता आते जाते हैं, राजनेताओं से एक प्रोजेक्ट आता है। इस बार तो और व्यापक स्तर पर अश्वत्थ इंफ्राटेक को ये 93 करोड़ का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंदर में डाला गया, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि तालाब सफाई, जो सफलता हम सोच रहे थे वह सफलता तक तो नहीं पहुंची। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सागर में सबसे पहले जल संकट और उसके बाद सागर की तालाब की सफाई, ये दो ऐसे कामधेनु मुद्दे रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए कामधेनु की तरह रहे हैं। जल संकट हमारे यहाँ विकराल रूप में होता था। हर साल जल संकट होता था। हर साल शासन से हम बड़े मात्रा में उसके नाम से राशि लेते थे, और उस राशि का कितना लाभ जनता को मिलता था और कितनी बंदरबाट होती थी, ये उस समय के काम के परीक्षण से लगाया जा सकता है इस बात का अंदाज। इसके बाद जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार आई और यहाँ के जल संकट की बात उन तक पहुँचाई गई, तो उन्होंने राजघाट परियोजना के नाम से एक बड़ी सौगात सागर के लोगों को दी, तो जल संकट यहाँ से समाप्त हो गया। लेकिन सागर का तालाब जन आस्थाओं का प्रतीक है और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह तालाब भी लंबे समय से शासन, प्रशासन और राजनीतिक लोगों के लिए कामधेनु के रूप में काम कर रहा है। हर साल तालाब सूखता है, हर साल इसके लिए राशि आवंटित करने की मांग उठती है, हर साल राशि आवंटित भी होती है, लेकिन इसका कितना उपयोग होता है ये सम्मानीय मीडिया भी देख रही है और सागर के लोग भी देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय कमलनाथ जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में, जब पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार में थे, हमारी यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय लगभग 25 करोड़ रुपया उन्होंने सागर तालाब के सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए आवंटित किया था। लेकिन वह राशि पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई, और वो उस राशि का क्या काम हुआ यह आज तक ना तो नगर निगम बता पाया है, ना प्रशासन बता पाया है, ना राजनीतिक लोग बता पाए हैं। तो सागर का तालाब निश्चित रूप से एक कामधेनु के रूप में यहाँ के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी, और यहाँ के प्रशासन में जो भी लोग रहे हैं अभी तक पिछले सालों में, सब ने इसको एक कामधेनु के रूप में लिया है कि इसके नाम पे जो पैसा आएगा उसमें एक लंबा हिस्सा उनकी जेब में जाएगा, उनके खाते में जाएगा। यही दौर तालाब को लेकर। सीधा निशाना आपका किस पर है? देखिए, निशाना सीधा किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता,
ठीक है ना। पिछले 15 साल से 16 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1994-95 के बाद से चाहे हम नगर निगम की बात करें, चाहे सागर विधानसभा की बात करें, चाहे सागर लोकसभा की बात करें, सभी पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का कब्जा रहा है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है, लेकिन इनने अपने दायित्वों का निर्वहन, और मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने अपने राजधर्म का ईमानदारी से निर्वहन सागर के विकास को लेकर, सागर के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं किया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संदीप जी, एक मुद्दा जो हमारे सागर में काफ़ी समय से अभी उठा, कुछ समय से पहले जब ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई, मुख्यमंत्री जी ने एक बीना में अस्थायी अस्पताल का लोकार्पण किया और यह कहा कि ये अस्पताल भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप इस अस्पताल निर्माण से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जिस समय अस्पताल निर्माण की घोषणा की गई थी, वह समय सागर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बेहद संकटपूर्ण समय था। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की थी कि वो अगले एक सप्ताह या 10 दिन में वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस समय इतनी ज़रूरत थी और उन्होंने 1000 बिस्तर की अस्पताल की घोषणा की थी। लेकिन फिर देखने में ये आया कि 1 डेढ़ 2 महीने तक हो गए और वो अस्पताल 1000 से घटकर 600 पर आया, 600 से 200 पर आया, 200 से 60 पर आया। और इस बीच में मुख्यमंत्री जी स्वयं, मुझे लगता है, कम से कम 3 बार उस अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और उनके अलावा कुछ केंद्र के मंत्री, कुछ हमारे स्थानीय मंत्री और प्रशासन के लोग लगभग 1 दर्जन बार वहां पर भ्रमण करने गए, उसका निरीक्षण करने गए। और जब तक वह अस्पताल तैयार हुआ, तब तक कोरोना की जो लहर, जो विकराल रूप में हमने सामना किया है, हमने देखी है, वो समाप्त हो चुकी थी। और उसके बाद इस अस्पताल का उद्घाटन किया। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार जो है, केवल और केवल प्रचारवादी और उत्सवधर्मी सरकार है। जिस तरह से लोग उस समय इस संकट से जूझ रहे थे, अस्पतालें लाशें उगल रही थीं, शमशान घाट चिताओं के ज्वालामुखी बने हुए थे, जनता सांस के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटक रही थी, उस समय स्वास्थ्य सेवाओं की और चिकित्सा की जरूरत थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के लोग उत्सव मना रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अस्पताल बना, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ और जिस दिन उद्घाटन होना था, उसके ठीक 1 दिन पहले थोड़े से पानी और हवा में अस्पताल का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो जाना अस्पताल में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसा उस पर खर्च किया गया, चूंकि आपने मेरा परिचय लोक प्रशासन के अध्येता के रूप में दिया है, तो मैं उसी नाते अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा कि लोक प्रशासन के अध्येता होने के नाते मेरा अपना ये मानना है कि यदि उस पैसे का उपयोग, जो हमारे पास संरचनाएं पहले से स्थापित हैं, चाहे वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो या क्षेत्रीय स्तर पर छोटे अस्पताल हो, यदि वहां पर बेड की व्यवस्था करते, ऑक्सीजन की व्यवस्था करते, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था उस पैसे से करते, तो शायद तात्कालिक रूप से पीड़ितों को उसमें उपचार मिल सकता और उनके साथ न्याय हो सकता। लेकिन सरकार और उनमें बैठे हुए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उस पैसे से अपनी जेब भरने का रास्ता ढूंढने में लगे हुए थे और जनता पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे संभाग में कोविड से, कोरोना से करहा रही थी। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी असफलता है और मैं तो कहूंगा कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो आपदा में पहले अवसर को ढूंढते हैं और अवसर को ढूंढने के बाद उसमें उत्सव मनाने का काम करते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। जी, जैसा आपने कहा, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय, जब ये एकदम कोरोना पीक पर था, तब दमोह चुनाव संपन्न हुआ, काफ़ी लाशें हमारे मध्य प्रदेश में जलाई गई और आंकड़ों का तो मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन इस पर भी एक बात आती है संदीप जी कि कांग्रेस यहाँ पर अन्य राज्यों में भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई अन्य जगह, जैसे पंजाब में भी, तो इन जगहों पर भी ये स्थिति बिल्कुल एकदम कहें तो समान थी।
वहाँ कांग्रेस की गलती थी या कोरोना की गलती थी, या फिर यहाँ भाजपा की गलती थी या कोरोना की? क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, ये जो बीमारी आई है, ये ना तो जाति धर्म को देखकर आई है, ना विचारधारा को देखकर आई है, ये सभी जगह आई है। और इस बीमारी के आने के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के लाडले नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस सरकार को चेताने का काम किया था कि समय रहते सरकार चेत जाए और व्यवस्था करे। लेकिन सरकार कभी ट्रंप को बुलाकर नमस्ते ट्रंप कर रही थी, कभी दूसरे आयोजन में व्यस्त थी, और इस तरह उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिस समय सीधे तौर पे हमारी देश की जनता इसकी चपेट में आई, तब सरकार की आंखें खुली और इस पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे जिले में हाहाकार मच चुका था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये महामारी जो आई, ये जाति धर्म और क्षेत्र को देखकर नहीं आई, ये समान रूप से सब जगह आई। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती थी। केंद्र सरकार को पूरे देश में समय रहते इसकी जांच परीक्षण का काम शुरू करके और उपाय शुरू करना थे, जो वो नहीं किया, उसमें वो फेल साबित हुई है। एक और स्मार्ट सिटी का मुद्दा हमारे सामने आता है। जो स्मार्ट सिटी के अभी इतने सारे काम चल रहे हैं सागर में, हम जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं इस तरफ नालियों का काम चल रहा है, कहीं सीवेज सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए काम चल रहा है, कहीं रोडों का निर्माण हो रहा है, और कई कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। सागर से कई मंत्री भी आते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे भाजपा से, 2 या 3 मंत्री हमेशा होते हैं। सागर की 8 विधानसभाओं सीट में से 2 या 3 मंत्री हमेशा बनते हैं। तो सर, इसका स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का सागर में कितने अच्छे तरीके से ये रेगुलेट हो रहा है, या आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो हमारे सागर के लिए मिला, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है ये, और केवल बीच के 15 महीने कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार रही। इसके पहले भी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी में जो काम शुरू हुए हैं, उनको अगर आप देखें और कांग्रेस की क्या विचारधारा है स्मार्ट सिटी को लेकर, तो कांग्रेस जो है महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली विचारधारा है, महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर चलने वाली विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को स्मार्ट बनाना है, विकसित करना है, तो पहले हमें समाज को विकसित करने के लिए या राष्ट्र को विकसित करने के लिए पहले व्यक्ति को स्मार्ट बनाना होगा। और व्यक्ति स्मार्ट तब बनेगा जब उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर रोजगार होगा और बेहतर जीने के अवसर होंगे। और पिछले 15 सालों से लेकर इस नई सरकार के अब तक के कार्यकाल में इस दिशा में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। हमारे यहाँ जो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने खोले थे, आज उतने ही स्कूल हैं। जो पद उस समय स्वीकृत हुए थे, उतने ही पद स्वीकृत हुए हैं। लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। कॉलेज को आप देख लें तो जितने कॉलेज कांग्रेस ने खोले थे, उनमें से एक कॉलेज, साइंस कॉलेज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 2008 के समय में बंद कर दिया। वो सुविधा हमसे छीन ली और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मर्ज कर। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर, भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या युवा है, युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे हमारे ऊपर शब्द आते हैं। इसके बाद आप जो कह रहे हैं कि 15 साल में रोज़गार, सही बात है कि रोज़गार इस सरकार में अभी तक जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कई बार स्थगित हो गई। लेकिन कमलनाथ जी की भी सरकार रही, 1 से 1.5 साल उस सरकार का कार्यकाल था। कुछ पार्टी के जो द्वेष पैदा हुए उस वजह से वह सरकार नहीं रही। 1.5 साल के दौरान भी सर जो नौकरियां हमने देखी वो एकदम मिनिमल थी। जिस मुद्दे को लेकर कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश सरकार के अंदर आई, मध्य प्रदेश सरकार पर बैठी, उस पर भी रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन रोज़गार के इतने पद स्वीकृत नहीं हुए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जब बने तो केवल 15 माह का समय हमें मिला था और लगभग उसमें से 3 से 4 माह 2 चुनावों में निकल गए। आचार संहिता लगने के कारण कोई भी सरकार अपना एक्शन किसी काम को लेकर नहीं कर पाई। आपको याद होगा कि जब कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बागडोर संभाली तो हमारा मध्य प्रदेश लगभग 2.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। हमको विरासत में एक कर्जदार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौंपा था।
हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम इस कर्ज को, इस घाटे से उबरने का प्रयास करें। दूसरी हमारे सामने प्राथमिकता थी युवाओं की और किसानों की। हमने किसानों के कर्जे माफ़ करने की दिशा में काम शुरू किया और इस बात के सरकारी आंकड़े प्रमाण के रूप में है कि लगभग 25 लाख किसानों के हमने 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ किए। अगले चरण में हम 2 लाख तक जाने वाले थे। युवाओं के रोजगार की बात में आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पिछले 15 सालों से एक गिरोह कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पोषित और पल्लवित हुआ, जिसने युवाओं के मुंह से निवाला छीनने का काम किया, उनके पेट में खंजर मारने का काम किया और व्यापम के माध्यम से रोजगार को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने किया। वो जो गंदगी पूरे के पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, हम उस गंदगी से सबसे पहले निजात पाना चाहते थे कि हम उसको कैसे ठीक करें। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि व्यापम के रूप में या अन्य संस्थाओं के रूप में जो एक काकस, एक जाल भारतीय जनता पार्टी का बिछा था, हमें उसको पहले साफ करना था। हमारी पहली प्राथमिकता वो थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने एक कानून बना दिया था कि मध्य प्रदेश में जो भी निजी उद्योग लगेंगे उसमें उद्योगपतियों के लिए यह अनिवार्यता रहेगी कि वह 75% हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 25% की केवल छूट रहेगी कि वे बाहर से अपने कर्मचारी या काम करने वाले लोगों को ला सकते। तो ये एक बड़ा निर्णय कमलनाथ जी ने लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कमलनाथ जी ने लिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अड़ंगे लगाए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान कानूनी रूप से मध्य प्रदेश में कर दिया था। लेकिन वह आज भी भारतीय जनता पार्टी की खराब नीयत के कारण इंप्लीमेशन में नहीं आ बिल्कुल, वो 14% ही रह गया। जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी की, जो अभी 2-3 दिन पहले ही डेटा आया है सर इसका, तो कि 2-3 दिन पहले जो मध्य प्रदेश में जनगणना का जो डेटा निकाला ओबीसी का, उसमें ओबीसी पॉपुलेशन मोर देन 50%, 50% से ऊपर है। तो आधा जब ये दिया गया था तो मुझे ये लगता है 27% ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये 14% पर अभी भी रुका हुआ है। अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं हुआ है। इनने मतलब फिर चेंज किया था। कांग्रेस की विचारधारा शुरू से कमजोर वर्गों को ऊपर लाने की रही है। कांग्रेस ने कभी जाति या धर्म के नाम पर लोगों को आगे बढ़ाने का या उनको पीछे ढकेलने का काम नहीं किया। और इसी पवित्र मंशा से हमने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। चूंकि कुछ प्रावधान संवैधानिक रूप से होते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद आरक्षण को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हमने 27% आरक्षण को जरूरी समझते हुए वो प्रदेश में लागू किया और इसमें काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन माननीय न्यायालय की रोक के बाद उसमें रुकावट आई और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें पूरी तरह जिम्मेदार हैं और दोषी हैं। जो आपने बात कही कि धर्म के नाम पे कांग्रेस मतभेद नहीं करती, हमारे कुछ साथी ये भी बोल सकते हैं कि अभी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है सर? एक जरा लेजिट क्वेश्चन हमारे बीच में जो आता है। देखिए, ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। देश का युवा, देश का आम नागरिक इतना जागरूक हो चुका है कि वह अब इन धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर बांटने वाली ताकतों को पहचान चुका है और आने वाले समय में इनको इतना बुरी तरह खदेड़ के जमीन में गाड़ देगा कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही आज़ादी के बाद से जिस पवित्र भावना से हमारे देश में 565 रियासतों को मिला के हमने एक अखंड भारत, एक बड़े सपने के साथ एक अखंड भारत बनाने का काम किया था, उस अखंड भारत की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, उस अखंड भारत की एकता और इसके विकास को आगे जारी रखने के लिए कांग्रेस संकल्पित है और इस दिशा में हमारे काम लगातार जारी रहते हैं और आज भी जारी है। सर, एक मुद्दा हम अभी काफ़ी समय से देख रहे हैं सागर में। कुछ नर्सिंग स्टाफ जो बीएमसी में हैं और काफ़ी समय से वो एक हड़ताल पर, एक धरने पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस भी समर्थन में आई है। ये क्या मुद्दा है और उसका निराकरण क्या होगा, ये आप प्लीज़ बताइए। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये हमारे समाज की और राष्ट्र की महत्वपूर्ण धुरी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। इनके बिना स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र सफल नहीं है। पिछले कोरोना काल में हमने ये देखा कि मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो या पूरा का पूरा स्वास्थ्य अमला हो, इनके पास पैरामेडिकल स्टाफ की बेहद कमी थी। और जब एकदम से बीमारी सामने आई, एकदम से लोग भर्ती होना शुरू हुए, अस्पतालों में पहुंचना शुरू हुए, तो निश्चित रूप से इनकी नई ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे लोगों को इसमें
भर्ती किया गया, नई नियुक्तियां की गई। जो पुराने लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी बड़े समर्पण भाव से काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। आज जब उनकी ज़रूरत कम हो गई, मैं नहीं कहता कि आगे उनकी ज़रूरत आना है या तीसरी कोई लहर आना, ईश्वर करे ऐसी कोई ज़रूरत हमारे देश को, हमारे समाज के लोगों को ना आए कि उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति मोहताज होना पड़े, लेकिन हमें सतर्क तो रहना पड़ेगा। और जिस तरह से कोरोना योद्धा का आपने दर्जा दिया, बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वार्ड बॉय हों, चाहे नर्सेज हों, मेल फीमेल, बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन उनको जो कोरोना योद्धा का दर्जा मिलने के बाद सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो नहीं दी गई। जो आपने आपातकाल के तौर पे संविदा के नाम पर या जैसे भी आपात नियुक्तियां इनकी मेडिकल स्टाफ की जो की थी, उन्हें हटा दिया गया। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में पदों की जरूरत है, सामान्य तौर पर, इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में जब हमारा देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा था, क्योंकि अगर हम जनता को नहीं बचाएंगे तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो जब जन को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए हम जन को बचाने में जुटे हुए थे और उसमें समर्पण भाव से काम कर रहे थे। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने भी बहुत लोगों की इस कोरोना काल में मदद करने का प्रयास किया है। कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता इनमें नहीं है, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिन मरीजों को उनके पिता, उनके पुत्र, उनके भाई, उनके बहन हाथ लगाने से भी घबराते थे, उन मरीजों के लिए अपने हाथ से खाना खिलाने और यहाँ तक कि उनकी जो दैनिक नित्य क्रियाओं के डायपर बदलने जैसे बहुत छोटे काम भी इन कोरोना योद्धाओं ने किए हैं। लेकिन आज जब उनको सम्मान देने की ज़रूरत आ रही है तो सरकार उनको सम्मान देने के बजाय उनका अपमान करते हुए उनके मुंह से निवाला छीनकर एक घृणित काम कर रही हो। मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्र विरोधी कृत्य है कि यदि कोई सीमा पर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से मुकाबला करता है और जब हमारी वो लड़ाई खत्म हो जाती है तो क्या हम उस सैनिक को गोली मार के हत्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे? ठीक है, उसी तरह का काम इनके साथ भी हो रहा है। आपके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब जो कुछ राजनीतिक विचारधारा के तहत लगाया जाता है, मैं उसे राष्ट्रवाद नहीं मानता। राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब है कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों को सुविधा, सम्मान, जीने के अवसर और समानता के अवसर मिले, वो राष्ट्रवाद है। एक आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस का क्या रवैया है। कांग्रेस इन कामों के लिए अपना आलोचनात्मक रवैया भी अपना रही है। लेकिन एक बात संदीप जी मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, सागर शहर की मेन सिटी की सीट, 8 विधानसभा सीटों से हमारा सागर बना हुआ है। जो मेन सीट है, सिटी वाली सीट, विधानसभा 41 मेरे हिसाब से, शायद मैं नंबर शायद मैं भूल रहा हूँ, या 41 ही है। इस 41वीं विधानसभा की जो सीट है, इस पर 1993 के बाद से आज तक कोई कांग्रेस का लीडर जीत नहीं पाया। 1993 में सुधा जैन की जीत हुई थी और उसके बाद से अभी तक 2019 में शैलेंद्र जैन जी जीते हैं। कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है? कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस अपनी दृढ़ इच्छाओं से कहाँ पर ऐसा कमज़ोर आ जाती है कि 1993 के बाद से आज तक कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं पाई? देखिए, कांग्रेस ना तो कल कमज़ोर थी ना आज कमज़ोर है। इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास हम पूरी तरह हासिल करने में विफल रहे हैं, या हमारी और दूसरी जो कमियां हैं, चाहे संगठनात्मक कमियां रही हों, चाहे प्रत्याशियों की कमियां रही हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश की और प्रदेश की और ख़ासतौर पर हमारे यहाँ की गरीब जनता छोटे छोटे तात्कालिक मुद्दों पर अपना अभिमत बदल लेती है। सागर जो एक संभागीय मुख्यालय के रूप में आकार लेना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कई मंत्रियों ने इसे कस्बा कह के खुद ही इसका मजाक उड़ाने का काम किया है। और उनकी सरकार में यदि वो खुद इसको मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं तो इसके सम्मान की दिशा में भी उनको काम करना चाहिए था। प्रश्न आपका ये था कि कांग्रेस
क्यों पीछे रह जाती है। तो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, प्रांतीय मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के बाद से जो धर्म का मुद्दा अपनाया और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनके वोट हासिल करने का प्रयास किया। किस तरह की धार्मिक भावना? देखिए, सीधा सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई आरोप तो नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से ध्रुवीकरण उन्होंने किया और जो जातिवाद का जहर इस समाज में बोने का काम किया है, वह इस देश की राजनीति के लिए तो घातक है ही, वही बीज हमारे सागर के विकास का रोड़ा बना हुआ है। और हमने लगातार बहुत अच्छे प्रत्याशी देने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से हमने चुनाव लड़े, लेकिन संभव सर हिंदू मुसलमान का जितना मुझे ख्याल है, मैं तो काफ़ी लेट पैदा हुआ हूँ जब से सागर में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से ही, लेकिन मैंने जितना देखा जब से होश संभाला है तब से हिंदू मुसलमान को लेकर यहाँ पर कोई ध्रुवीकरण, मतलब कोई मुसलमान कैंडिडेट ना कांग्रेस ने उतारा है ना भाजपा ने, फिर इसमें ध्रुवीकरण कैसा? जो लोगों की विचारधारा है उसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टिकट का आधार कांग्रेस पार्टी जातिवाद लेती है। कांग्रेस में टिकट का आधार जीत की संभावना और लोगों के बीच स्वीकार्यता प्राथमिकता रहती है। कई बार हम सर्वे कराते हैं, जो लोग इसके लिए दावेदारी करते हैं हम उनके नाम का सर्वे कराते हैं और उस सर्वे के आधार पर लोगों के ओपिनियन जो सामने आते हैं, किसके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, हम उनको प्रत्याशी बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी में यदि कहीं मुस्लिम प्रत्याशी कोई बहुत अच्छा जनता के बीच लगातार काम करता है तो हम उसको चुनाव लड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनता की जो स्वीकार्यता होगी, जनता की जो मांग होगी, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर चलने वाली पार्टी है, ना कि डिक्टेटरशिप के आधार पर जिस तरह से संघ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है। हमारी कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। तो गांधी जी की विरासत, नेहरू की विरासत या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के रूप में देश को सुरक्षित रखने के लिए यदि कार्यकर्ताओं की भावना है तो सोनिया जी अध्यक्ष तब तक बनी रहेंगी। और कोई बहुत अच्छा विकल्प सामने आता है जब उनकी इच्छा नहीं होगी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेता हैं, आगे चल के इसमें परिवर्तन आपको देखेगा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये खैर मेरा सवाल नहीं है, ये जनता के बीच में जो हम ग्राउंड सर्वे के रूप में ये देखते हैं कि ऐसा है कि ये गांधी फैमिली के तरह ऐसा देखना चाहिए, ये मेरा सवाल नहीं है। मुझे भी पता है कि गांधी फैमिली के अलावा भी कई और अध्यक्ष इसके पहले रहे हैं। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़ा हुआ शगुफा है, ये जनता की आवाज़ कतई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब तक गांधी परिवार इस देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा तब तक उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जिस तरह से वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ग के नाम पर देश को बांटने का कुचेष्टा करते हैं, कांग्रेस के रहते, गांधी नेहरू परिवार के रहते भारतीय जनता पार्टी और संघ के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए संदीप जी, एक शब्द आपसे भी बोलूँगा, लोगों से भी बोलता हूँ, पेट्रोल। शब्द ही अपने आप में ऐसा है जो आग लगाने वाला है, शब्द ही ज्वलनशील है, ठीक है ना। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2014 का लोकसभा चुनाव आने के पहले पेट्रोल और डीजल के नाम पर लोगों को भड़काने और उनमें आग लगाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, सेठ लाला रामदेव जी, एक हजारे जी, इन सारे लोगों ने पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश में आग लगाने का काम किया था कि 35 रुपये और 30 रुपये डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए। आज वे ही लोग सब गायब हैं और मोदी जी जनता की जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं, सरकारी खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। और इस बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर सीधे तौर पर आम उपभोक्ता की वस्तुओं पर पड़ रहा है। उसके आय के साधन तो कम हुए हैं लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं और देश में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में गरीबी का जो एक हमारा रेशो है वो बहुत निचले पायदान पर आने वाला है। लोग अपने घर बेचकर अपनी जमा पूंजी को खत्म करके अपने आप को जिंदा रखे हुए, या तो वो मौत को गले लगाएंगे या फिर इतने निचले स्तर पर आ जाएंगे कि अब भगवान पेट्रोल बोल के आपके अंदर भी आग लगे। बिल्कुल। चलिए लास्ट में सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जो हमने एक सोचा था, आपको एक नाम बस दिया जाएगा, आपको एक शब्द में यही एक शब्द या एक लाइन में यही बताना है कि आप उनके बारे में या उनके बारे में क्या अभिव्यक्ति रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैलेंद्र जैन। एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, समझदार हैं,
लेकिन अफसोस है कि पार्टी में उनका वो महत्व नहीं है जो जनता के बीच उनका महत्व है, और उनको महत्व यदि मिलता तो शायद वो सागर के विकास के लिए कुछ और अच्छा कर पाते। राज बहादुर सिंह एक अच्छे सुलझे हुए सांसद हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत है कि वो भी रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं। उनकी पार्टी उनको उतना महत्व नहीं दे पा रही है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत युवा हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत सामर्थ्यवान हैं। यदि उनको मौका दिया जाता है तो वो भी सागर के विकास को लेकर अच्छा विजन सामने ला सकते। शिवराज सिंह चौहान झूठ, फरेब, छल, कपट की प्रतिमूर्ति है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। कमलनाथ जी इस देश के एक सम्मानित नेता हैं, और प्रदेश के विकास का जो उन्होंने विजन देखा, जो उनकी दूरदृष्टि है, यदि उनको मौका मिलता है तो प्रदेश निश्चित रूप से आने वाले समय में विकास की नई मंजिलों को पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, इस बारे में यदि आम जनता के बीच में जाके पूछा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि जिस तरह से उन्होंने भ्रम के द्वारा, छल कपट के द्वारा सत्ता को हासिल किया। मैं इसमें शिवराज सिंह को भी जोड़ना चाहूँगा कि जनमत को रौंदने का काम ये लोग करने वाले घोर लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी बहुत बड़े भविष्य द्रष्टा हैं, लगातार देश की चिंता उनको रहती है, युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की चिंता रहती है, और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था, वैसे ही राहुल गांधी जी भी एक खुशहाल, विकसित और मजबूत अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा के रूप में सामने है। सर, आपने यदि इतना बोला है, सिर्फ मैं एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपके मत जान के इस वीडियो को यहीं पर पॉज करूंगा। एक जो आपने बात बोली, राहुल गांधी जी, आप भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को उनके लिए देखते हैं, लेकिन सर आज जब ग्राउंड सर्वे या ग्राउंड रिपोर्ट की बात होती है तो जनता के सामने जब भी राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है तो कुछ हंसी आ जाती है सर लोगों को। क्यों ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा लोग मोदी सरकार से चिढ़े हुए हैं इस पेट्रोल डीजल की महंगाई में, और काफ़ी अन्य महंगाइयों से चिढ़ चुके हैं, लेकिन जब उनके सामने राहुल गांधी का नाम लिया जाता है तो वो उनके अंदर वो सीरियसनेस क्यों नहीं आ पा रही है कि लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं? लोगों में एक मजाक टाइप का बन जाता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने भय के कारण एक उनको शिगुफा बनाने का काम किया है। यदि वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो राहुल गांधी एक सच्चे इंसान हैं और हमेशा जनता की और देश की भलाई की बात की है। आप पूरा का पूरा सिनेरियो पिछले 1 साल का उठा के देख लें तो जो इस बात को आप कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पे लोग हंसते हैं, तो ये आने वाला, हम नहीं हंस रहे हैं, लोग, जो प्रश्न आया है, लोग हंसते हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अब उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात को लगातार अब गंभीरता से लोग लेने लगे हैं, समझने लगे हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जब हम बहुमत में आएंगे, हमारे सांसद इस बात को तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनता है, और जिसका नाम चयन होगा, यदि वह इच्छुक होगा तो उसे बनना होगा, चाहे राहुल गांधी जी का नाम आए या किसी हमारे अन्य केंद्रीय नेता का नाम आए, तो उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग आगे आए। बिल्कुल। अंत में डॉक्टर संदीप सबलोग के क्या विचार हैं पूरे क्षेत्र की राजनीति पर, प्रदेश की राजनीति पर, एवं देश में जो राजनीति इस वक्त हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? किस प्रकार से ये राजनीति रेगुलेट होनी चाहिए? आज का समय जो राजनीति का समय है, ये बेहद संक्रमण काल मैं इसको मानता हूँ, चूँकि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का देता हूँ। जिस शुचिता की राजनीति की आवश्यकता इस देश को है, बल्कि उस शुचितापूर्ण राजनीति को धर्म के रूप में लिया जाना चाहिए। जिस तरह से धर्मांधता की तरफ सरकारें ले जाती हैं, उस धर्मांधता के बजाय राष्ट्रवाद और लोगों की भावनाओं को धर्म समझना चाहिए। लोगों की पीड़ा को सुलझाने का काम राजनीति की प्राथमिकता होना चाहिए, जो आज शायद नहीं है। मुझे अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो मेरा प्रयास यही होगा कि लोगों को अधिकतम उनकी सुविधाओं तक ले जाया जाए और एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे एक अपने आप में एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबलोग, जो प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ऐसे ही कई और तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद।
श्री बिरला ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर।